अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कल के राज्य में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अधिकांश जगहों पर कल बारिश होगी और सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। पहाड़ी जिलों के साथ साथ मैदानी जिलों में भी कल बारिश होगी, जिसके लिए राज्य में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कल ही नहीं बल्कि 28 जुलाई तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश, आपको बता दें कि भारी से भारी बारिश हो सकती है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और सारी प्रशासनिक इकाइयों को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो पहाड़ पर कल बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 28 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है और इसी को देखते हुए जो प्रशासन की टीम है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और जिस तरीके से पहाड़ों पर बारिश होगी उससे कहीं ना कहीं निचले इलाके में भी इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। पहाड़ के अधिकांश जिलों में बारिश होगी और मैदानी जिलों में भी बारिश होगी। 28 जुलाई को भी भारी बारिश होगी और इसी को देखते हुए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, क्योंकि बारिश होने की वजह से कहा जा सकता है कि लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आलम देखने को मिल रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं इस बारिश की वजह से काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पानी भर जाने की वजह से आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि खाने पीने की भी समस्या जो है वो देखने को मिलती है। हालांकि प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। पहाड़ के साथ ही मैदान में भी बारिश होगी। हालांकि इस बारिश से यही कह सकते हैं कि लोगों को काफ़ी हद तक गर्मी से राहत मिलेगी। और मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 28 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। इसी को देखते हुए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश के चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 12 घंटे बाद खुल गया है। रोड थिरांग स्वारीगढ़ के पास मलबा आने से बंद हो गया था, जिससे सैकड़ों कांवड़िए और यात्री फंसे रहे। रविवार की रात से उत्तरकाशी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। जिले की 15 रोड मलबा आने से बंद हो गई है। वहीं गंगोत्री हाईवे भी 12 घंटे ठप रहा। मार्ग बंद होने की सूचना पर बीआरओ की टीम जेसीबी मशीन के साथ पहुंची और हाईवे को बहाल करने में जुटी रही। इसके बाद भारी मात्रा में आए चट्टानी मलबे को हटाया जा सका। नैनीताल जिला मुख्यालय से 24 गांवों को भी कभी भी संपर्क जो है वो कट सकता है। पंगूट, सौड़, बगड़, महरोड़ा को जोड़ने वाली सड़क में 75 स्थानों पर धंसाव शुरू हो गया है। सड़क में दरारें भी आ गई हैं। कई स्थानों पर तो पिछली बार की टूटी सड़क का काम जो है वो अभी अधूरा है। नैनीताल से पंगूट की सड़कों पर दरारें पड़ी हुई हैं, जिससे कभी भी आवाजाही जो है वो ठप हो सकती है। पंगूट नैनीताल सड़क नैनीताल में सब्जी आपूर्ति के साथ साथ टूरिज्म के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें कई लोग फंसे हो सकते हैं। करीब 22-23 गाँवों को ये जो सड़क जोड़ती है और इसकी स्थिति ऐसी हो रही है कि सर 10 साल से सरकार बने हुए, मतलब 7-8 साल सरकार को बने हो गए हैं, तो इसकी इतनी दयनीय स्थिति हमने कभी नहीं देखी। और सड़क की स्थिति इतनी जर्जर है कि उस विभाग के अधिशासी अभियंता अपने पत्र में जिलाधिकारी को लिखते हैं कि ये मार्ग चलने लायक नहीं है, इसमें कभी भी कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के मोहान, चुकूम और सुंदरखाल में बाघ का आतंक चल रहा है। यहाँ इस बाघ को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है, लेकिन घने घनत्व वाले इस क्षेत्र में इन 2 हमलावरों बाघों को चिन्हित करके पकड़ना विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। 15 जून से इन बाघों के हमले शुरू हुए थे, जिसमें अंतिम हमला 16 जुलाई को मोहान में NH 309 में हुआ था, जिसमें एक बाइक सवार को बाघ उठाकर ले गया था। तब से इन्हें पकड़ने की कोशिश तेज हो गई है, लेकिन अभी तक नतीजा जो है वो शून्य ही है। इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है, 18 टाइगर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि पर्टिकुलर टाइगर की पहचान करके जनता को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाना वो एक चैलेंजिंग इशू है। छोटा सा एरिया धनगढ़ी का, मोहान का और केटीआर का, इसमें मिला के काफ़ी बाघ हमने चिन्हित करे हैं। और अभी इसमें से 1-2 बाघ ऐसे हैं जो कि जिनकी रिपोर्ट आ रही है कि ये आदमियों पे हमला कर रहे हैं, तो उनको हमें कैप्चर करने की परमिशन ऊपर से मिली है। 16 जुलाई की रात नेशनल हाईवे 309 से एक व्यक्ति को
एक टाइगर उठा के ले गया था जो बाइक पे था। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि धनगढ़ी और मोहान के आसपास किस तरह से गश्त की जा रही है। ये वो कॉर्बेट के कर्मचारी हैं जो यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। इस वक्त हम धनगढ़ी पे हैं, धनगढ़ी पे ये गश्त चल रही है। मोहान पे इसके लिए 3 पिंजरे लगाए गए हैं इसको पकड़ने के लिए। हाथियों से भी गश्त मोहान पे की जा रही है। धनगढ़ी पे भी इसके लिए गश्त की जा रही है क्योंकि धनगढ़ी में उसने दो लोगों पर अटैक किया था जिसमें एक की मौत हो गई थी और दूसरा जो है घायल हुआ था। ये 15 जून से इस जो ये टाइगर है इसके अटैक शुरू हुए थे, जो सिलसिलेवार चलते आए। 17 जून को इसने फिर अटैक किया, फिर 16 जुलाई को इसने एक व्यक्ति को अटैक किया। अभी 2 दिन पहले फिर ये सूचना आई थी कि पनोद नाले पर भी इसने किसी बाइक सवार पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसका एक कार सवार ने एक फ़ोटो भी खींच लिया था। उसके बाद इस तरह की गश्त यहाँ पर जारी है, लोग उसको ढूंढ रहे हैं और उम्मीद है की जानी चाहिए कि जल्द ही इस टाइगर को पकड़ लिया जाएगा। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में 2 सांसदों से मिले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। राज्य मंत्री अजय भट्ट, सांसद रमेश पोखरियाल से मुलाकात हुई है। सीएम ने दोनों नेताओं से शिष्टाचार भेंट की है। पर्यटन राज्य मंत्री से राज्य से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है। मानसखंड, रोपवे, बॉर्डर इलाकों के विषय पर भी चर्चा हुई है कि कैसे उसका विकास किया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई है। ये तस्वीर भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अजय भट्ट और रमेश पोखरियाल निशंक से भी मुलाकात की। उस वक्त की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साथ ही मानसखंड, रोपवे, बॉर्डर इलाकों के विकास पर चर्चा की गई। उत्तराखंड में आबकारी विभाग के अफसर चैन से सो रहे हैं और करोड़ों रुपए की वसूली की किसी को कोई चिंता नहीं है। क्यों शराब कारोबारियों से पैसा नहीं वसूला जा रहा है, और इसी को लेकर मंगलवार को विभाग की एक मीटिंग बुलाई गई है। दिल्ली के दुकानदारों ने एक बोतल शराब के साथ दूसरी शराब की बोतल फ्री दी, तो दिल्ली की पूरी शराब पॉलिसी पर भी सवाल खड़े हो गए। उत्तराखंड में आबकारी विभाग ने फ्री शराब तो नहीं बेची, लेकिन जो शराब बेची उसका पैसा विभाग नहीं वसूल कर पा रहा है। ये मुद्दा अब गंभीर हो गया है। यही वजह है कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में मीटिंग बुलाई है और पूरे विभाग के अफसरों को डिटेल डॉक्यूमेंट्स के साथ आने को कहा है। पूर्व आबकारी मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि अफसर कहने पर भी काम नहीं करते। यही वजह है कि वसूली के लिए वो कहते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक मंत्री के रूप में मैं काम कर रहा था, आबकारी विभाग था, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि वसूली आखिरकार क्यों नहीं हो रही है, और उसमें हमने कहा तत्काल इसको 1 माह के अंदर इसकी वसूली की जाए, लेकिन उस वक्त उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज भी संभवतः वही वसूली होना शेष होगा, जिससे कि राजस्व की हानि हो रही है। उत्तराखंड में आबकारी विभाग न ओवर रेटिंग पर एक्शन ले पाता है और न पैसा ही वसूल कर पाता है। राजधानी देहरादून में जब विभाग का एक्शन नहीं दिखा तो डीएम को ओवर रेटिंग पर एक्शन लेना पड़ा। तो सवाल है कि आबकारी मुख्यालय में बैठे अफसरों का काम क्या है। एक्साइज सेक्रेटरी और कमिश्नर का कहना है कि 100 करोड़ से ज्यादा की पेंडिंग वसूली जल्द की जाएगी। जिलाधिकारियों को हमारे द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई है कि जितने भी रिकवरी सर्टिफिकेट पेंडिंग है विगत वर्षों के, उसमें त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि समय रहते जो भी बकाया राजस्व है उसकी वसूली की जा सके। उत्तराखंड में शराब की बिक्री पर कोई रोक नहीं है और ओवर रेटिंग पर विभाग का कोई कंट्रोल नहीं दिखता। पर इतना सब होने के बावजूद क्यों करोड़ों रुपए वसूल नहीं हो पाते, ये सवाल मंगलवार को होने वाली मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। नैनीताल में स्कूल से घर लौटी छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सेंट मैरी स्कूल की क्लास 9वीं की छात्रा इस बात से परेशान थी कि उसके टेस्ट में कम नंबर आए थे। बच्ची के माता पिता दोनों ही नैनीताल के नामी पब्लिक स्कूल के टीचर हैं। उनके बेटी घर की इकलौती औलाद थी। घर में बेटी को फांसी पर देखकर स्थानीय लोगों और परिजनों ने अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन इस बच्ची की मौत हो गई और इससे पहले ही हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाँ, जब उसके यहाँ पे परिजन उसे लेके आए तो वो यहाँ पे मृत अवस्था में थी और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को हैंडल कर दिया गया है सारा मामला। यहाँ से पुलिस इंक्वेस्ट भेज दी गई है। माँ बाप ने भी इसको समझाया था, बेटा कोई बात नहीं,
नंबर तो आते जाते रहते हैं, पर इसको फिर भी कुछ डाउट था अपने दिमाग में, कुछ डिप्रेशन में थी लड़की। तो पता चला है कि उसी दौरान इसने अपने घर में जो है फांसी खा के आत्महत्या की है। आज कांवड़ मेले का आखिरी दिन था और बड़ी संख्या में कांवड़िये हरिद्वार पहुंचे, लेकिन आज भीड़ के आगे पुलिस बेबस नजर आई। कांवड़ मेले के अंतिम फेज में भीड़ नियंत्रण करने में पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए। कई जगहों पर पुलिस कर्मियों और कांवड़ियों के बीच झड़प की स्थिति बन रही। कनखल के कृष्णनगर चौक से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर पुलिसकर्मी और कांवड़िये भिड़ गए। हालांकि अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। हरियाणा से आए कांवड़ियों ने पुलिस पर अभद्रता का भी आरोप लगाया। वहीं पुलिसकर्मियों का कहना है कि कांवड़िये व्यवस्था में सहयोग नहीं कर रहे थे। ऐसी घटनाएं कई जगहों पर होने की खबर भी सामने आई। हरिद्वार में लाखों के कांवड़ियों के पहुंचने से पुलिस का ट्रैफिक प्लान भी पूरी तरह से फेल हो गया और कई जगहों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। प्रशासन के मुताबिक करीब 3 करोड़ से ज्यादा कांवड़िये जल लेकर जा चुके हैं और दिन भर हर की पैड़ी पर कई जगहों पर जाम के हालात बने हैं। हरिद्वार में उमड़े शिव भक्तों के सामने प्रशासन की व्यवस्थाएं नाकाफी दिखी हैं। सरकार की तरफ से 4 करोड़ कांवड़ियों के आने का अनुमान लगाया गया था और आज भी बड़ी संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने से कई जगहों पर भारी जाम का सामना करना पड़ा। मंगलवार यानी कि कल सावन की शिवरात्रि और उससे पहले हरिद्वार में डाक कावड़ की धूम दिखाई दी। डाक कावड़ के कड़े नियम और तय समय पर कावड़ जो है वो डाक कावड़ का कड़ा नियम है और फिर इसके लिए चाहे शिव भक्त नंगे पांव दौड़े या पैदल जाए। सावन की शिवरात्रि के दिन हर साल आपको बता दें कि हर हाल में शिवालयों में पहुंचना होता है। देश भर से डाक कावड़ियों की टोली हरिद्वार में गंगा जल लेने पहुंची है। नियम के मुताबिक इनकी टोली में जिस भी भक्त ने डाक कावड़ को अपने हाथ में थामा होता है उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं छू सकता है, वरना पूरी टोली का संकल्प टूट जाता है। गंगा जल लिए दौड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नियम समय पर भी शिवालय में जल चढ़ाकर पूजा करने की परंपरा होती है। डाक कावड़ एक स्टील का लंबा तांबा पात्र होता है जिसको पहले शुद्ध करके उसमें गंगा जल भरा जाता है। कावड़ का महत्व ये होता है कि इसमें या तो समय की पाबंदी होती है, समय के अगर अंदर आप ले जाते हो तो अपने गांव में जाके आपको ये वहाँ पे चढ़ाना ही चढ़ाना है उस समय में। अगर इसका आप समय निश्चित नहीं करते हो तो भोले बाबा के ऊपर होता है कि आपको कब तक वो जल अभिषेक कराएंगे आपका। हमारा समय सीमा का टाइम तो भोले की मर्जी है। सीटी तो अगर कोई दूसरा हमारे जल से या हमसे टच ना हो जाए इसलिए सीटी का उपयोग करते हैं। हरिद्वार कावड़ मेले में शिव भक्त के साथ साथ देशभक्ति के भी रंग जो है वो देखने को मिले। बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे कावड़िये अपने साथ तिरंगा झंडा भी लेकर चल रहे हैं और इस बार तिरंगा झंडा लेकर पहुंचने वाले कावड़ियों की तादाद बहुत बड़ी है। कावड़ियों की इस रैली में कोई गाड़ी के ऊपर तिरंगा झंडा लगाए हुए है तो कोई आपको बता दें कि झंडा लेकर पैदल चल रहा है। कावड़ियों का कहना है कि तिरंगा देश की आन बान और शान है। जैसे भगवान शंकर में हमारी अटूट आस्था है उसी तरह राष्ट्रध्वज भी हमारे लिए सर्वोपरि है। भाई तिरंगा हमारे देश की शान है, आन है, सब कुछ तिरंगा है। हम भारतवासी हैं। तो शिव भक्त के साथ आप देशभक्त भी हो? बिल्कुल। पौड़ी गढ़वाल के डीएम विजय कुमार जोगदंडे अपने काम के साथ ही अपनी सादगी के लिए भी अपनी अलग पहचान बना चुके हैं और हाल ही में डीएम पौड़ी जब नीलकंठ इलाके में कावड़ियों के लिए व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्हें देखकर हर कोई हैरान दिखा। साधारण तरीके से वो पौड़ी डीएम एक चाय की दुकान पर कावड़ियों के बीच बैठे दिखे तो वहीं कावड़ियों के साथ ही वो व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए भी नजर आए। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के नजदीकी क्षेत्र ज्ञानसू के सरकारी गल्ला गोदाम सीज मामले में जांच टीम सोमवार को पहुंची। प्रशासन की ओर से सीज गोदाम को फिर से खोला गया। अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट टीएम को सौंपने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। शनिवार को हर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आरती भट्ट ने ज्ञानसू के सरकारी गोदाम का औचक निरीक्षण किया था और इस दौरान गोदाम में तैनात अधिकारियों की ओर से निरीक्षण की कार्रवाई में सहयोग न करने पर गोदाम को सीज कर दिया गया।
और उसको लेकर के जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, जिसके क्रम में आज हम इसमें जांच कर रहे हैं। और पूर्व में जो ARO के द्वारा सील किए गए थे गोदाम, वो भी सभी अधिकारियों की कमेटी की उपस्थिति में अभी खोल दिए गए हैं। और आपदा क्षेत्र होने के नाते ये सबसे दुखद घटना है और उत्तरकाशी के अंदर सील किया जा रहा है। कोई भी अधिकारी आगे कल के दिन किसी भी डिपार्टमेंट और किसी भी दुकान को सील कर सकता है। आज का दिन पर्यावरण और वन्यजीव प्रेमियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज एक ऐसे शख्स का जन्मदिन है जिसकी हिम्मत का लोहा दुनिया ने माना है। और ऐसे में आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जगह जिसे देखकर आप भी रोमांचित हो उठेंगे। पच्चीस जुलाई वैसे तो आम लोगों के लिए एक सामान्य दिन है, लेकिन इस बेजान बंगले के लिए ये दिन बेहद खास है, क्योंकि इस दिन इस बंगले के मालिक और दुनिया के मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट का जन्मदिन है। हल्द्वानी में काला ढूंगी के करीब छोटी हल्द्वानी में जिम की इस कोठी में आज भी उनसे जुड़ी अनेकों यादें हैं, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से सैलानी खींचे चले आते हैं। और जिम कॉर्बेट के इस बंगले को 100 साल हो चुके हैं। और इनकी छोटी हल्द्वानी से बड़ा लगाव था। इन्होंने 221 एकड़ जमीन खरीदकर वहाँ पर कुछ 15-16 परिवार को बसाया और उनकी देखरेख करते थे, उनकी फसल की। और भले ही दुनिया भर में जिम की छवि एक मशहूर शिकारी की हो, लेकिन जिम का कैरेक्टर बिल्कुल अलग था। जिम ने 50 बाघों और 250 तेंदुओं को अपनी गोली का निशाना बनाया, लेकिन जिम की हर गोली की कहानी बेहद रोमांचित करने वाली है। वो ये नहीं कि वो सिर्फ वो एक हंटर थे, वो हंटर नहीं थे, वो एक कंजर्वेटर थे, नेचुरलिस्ट थे, एक कंजर्वेटर थे। जिम कॉर्बेट जैसे आदमी कईयों के रोल मॉडल रहे हैं, मेरे भी हीरो रहे हैं। छोटे होते से उनकी किताबें पढ़ी हैं, जितनी भी किताबें उनकी अब तक छपी है सब मेरे पास है। जिम कॉर्बेट की जंगल से जुड़ी रोचक कहानियां सबको लुभाती और रोमांचित करती हैं। वहीं छोटी हल्द्वानी में मौजूद जिम का ये म्यूजियम बड़ों के साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों को भी खूब लुभा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पापा एक जिम कॉर्बेट के फैन है और मैं भी, और वो मुझे स्टोरी सुनाते हैं उनकी। जिम कॉर्बेट आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और लिखी हुई किताबें पर्यावरण वन्य जीव प्रेमियों के लिए आज भी उनका जीता जागता तोहफा है, जिन्हें हर कोई संजो लेना चाहता है। अगर आज जिम कॉर्बेट जिंदा होते तो वो 147 साल के होते, लेकिन आज भी जब इलाके में किसी बाघ की दहशत होती है तो लोगों को जिम कॉर्बेट की याद आ ही जाती है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।